आज का जो कंपनी है वो है क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स। कंपनी का मार्केट कैप 2400 करोड़ है। कंपनी का डेट इक्विटी बहुत ही कम है, नॉर्मल है, डेट है नहीं कंपनी के पास। बुक वैल्यू कंपनी का अच्छा है। और क्वालिटी फार्मा की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्वालिटी फार्मा ना तो फिनोल बनाती है, क्वालिटी फार्मा ना तो पैरामिनोफिनोल बनाती है, ना तो पैरासीटामोल का एपीआई बनाती है। मतलब ये सब चीज़ें नहीं बनाती है। वो सीधा एपीआई जो है, किसी भी दवाई का एपीआई जो है वो बड़ी कंपनी से खरीद के उससे डायरेक्टली फॉर्मुलेशन बनाएगी। फॉर्मुलेशन मतलब क्या? फॉर्मुलेशन में आ गए टेबलेट्स, फॉर्मुलेशन में आ गए कैप्सूल्स, जो हम और आप नॉर्मल कंज्यूम करते हैं। जो कंज्यूम करते हैं ना, पैकेज होके जो दवाई रहती है वो होता है फॉर्मुलेशन। तो इसका जो काम है क्वालिटी का, वो स्टेज 4 में ही है। क्वालिटी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है, करीबन 48% रेवेन्यू वो इंजेक्शन से आता है। इंजेक्शन को बोलते हैं इंजेक्टेबल्स। करीबन 38% रेवेन्यू टेबलेट्स से आता है। 5% रेवेन्यू जो है कंपनी का कैप्सूल से आता है, और 3% रेवेन्यू करीबन लिक्विड एक्सटर्नल्स और ओरल से आता है, मतलब सिरप वाला कैटेगरी हो गया। यहाँ पर दो चीजों पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये 5% 3% नॉर्मल है। यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है इंजेक्टेबल्स और टेबलेट से। अभी ये समझना जरूरी है, यहाँ पर थेरापीज लिखी हुई है कि ये जो भी कैटेगरी है उसमें क्वालिटी फार्मा कौन से डिजीज के लिए ये बनाती है, कौन से डिजीज के लिए इंजेक्शंस बनाती है, कौन से डिजीज के लिए टेबलेट्स बनाती है। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स है, सबका मीनिंग समझते हैं, राइट। सबसे पहला कीवर्ड है जनरल मेडिसिन। तो जनरल मेडिसिन मतलब फीवर, पेन रिलीफ, एसिडिटी। तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक टर्म है बेटा लेक्टम। बेटा लेक्टम मतलब एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जब फॉर एग्जांपल हमें वायरल फीवर होता है या तो और किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो हमें नॉर्मल दवाई असर नहीं करेगी, राइट। एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, एक हायर स्टेज की दवाई देनी पड़ेगी। और एक इसके बाद ये कैटेगरी जो है वो है सेफालोस्पोरिन्स। ये भी एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी ही है। और सबसे लास्ट कैटेगरी जो है वो है ऑन्कोलॉजी, मतलब कैंसर। तो कोई भी फार्मा कंपनी में आप ऑन्कोलॉजी अगर रीड कर रहे हो तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है कि जहां पर ना चाहते हुए पेशेंट को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे दवाई के लिए, क्योंकि वो बीमारी ऐसी है कि जनरल बीमारी नहीं है, राइट। इसका बिजनेस मॉडल एक्चुअल में क्या है, उसमें किस तरीके के कस्टमर्स होंगे, वो कैसे कस्टमर्स को चार्ज करेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड काम होगा, टेंडर बेस्ड काम होगा, ऑर्डर बेस्ड, किस तरीके का काम होगा, वो समझना बहुत जरूरी है। इसमें वो समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि रेवेन्यू शेयर क्या होगा, उसका टोटल जो काम है। हो सकता है कि एक कंपनी अलग अलग तरीके के काम कर रही हो, पर उसमें कौन से सेगमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो जब क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो आउट लाइसेंसिंग और सप्लाई से आता है। यहां पर एक कीवर्ड पर सबसे ज्यादा फोकस करो, आउट लाइसेंसिंग क्या होता है, क्योंकि 90% रेवेन्यू आउट लाइसेंसिंग से ही आता है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आउट लाइसेंसिंग होता क्या है। तो हेडिंग रीड करो, आउट लाइसेंसिंग एंड सप्लाई क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि क्वालिटी फार्मा क्या करती है कि पहले खुद रिसर्च करेगी और नई दवाइयां बनाएगी, मतलब नए फॉर्मुलेशंस डेवलप करेगी। अभी मैं जब बोल रहा हूं कि रिसर्च करेगी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई रिसर्च क्यों करेगी। तो मेन बिजनेस मॉडल यही समझना है कि इसमें नई दवाइयां या नए डेवलपमेंट रिसर्च की जरूरत क्या है, ठीक है। तो यही समझने के लिए आगे के थोड़े कुछ मिनट हम स्पेंड करेंगे। क्वालिटी फार्मा क्या करती है, अपने आर&डी में एक कैंसर की दवाई डेवलप करी फॉर एग्जांपल। समझते जाते पूरा फ्लो समझते हैं सबसे पहले, ओके। तो क्वालिटी फार्मा क्या करेगी, क्वालिटी फार्मा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम मान लो फॉर एग्जांपल एक कैंसर की दवाई डेवलप करती है। फिर ये क्या करेगी कि क्वालिटी के पास जो है बाकी के देशों के, आप इंडिया छोड़ दो फॉर एग्जांपल, ये ज्यादातर इसका जो रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है। और इंडिया पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट के लिए, दवाई के एक्सपोर्ट के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ से यूएस हो गया, यूरोप हो गया, या अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, तो दवाइयाँ इंडिया से बहुत जाती है। तो मान लो यूएस का, यूरोप का कोई देश है और वहां पर बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं। तो क्वालिटी फार्मा एक इंडिया की कंपनी, उसके पास वो सब मेडिकल स्टोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। क्वालिटी के पास क्या है कि अपनी आर&डी टीम है, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको यहाँ पर इंडिया में बनी हुई दवाई वहां पर बेचनी है। तो क्वालिटी फार्मा क्या करेगी, बाहर की कोई कंपनी, सिप्ला या फाइजर, बाहर की कोई कंपनी के साथ टाई अप कर देगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास वहां के मेडिकल स्टोर्स का नेटवर्क होगा। तो क्वालिटी फार्मा इन बड़ी कंपनीज को क्या बोलेगी कि भाई हमने तो ये दवाई बना ली है, अब आप इसको हमसे खरीदो और अपने ब्रांड नेम देके इसको पूरे वर्ल्ड में बेचो। रिसर्च का काम, बेसिक रिसर्च का काम क्वालिटी ने किया। उसके बाद बड़ी कंपनी ने क्वालिटी से दवाई खरीदी। दवाई कहां पर बनी, क्वालिटी के प्लांट में ही बनी। बड़ी कंपनी ने क्या
किया, सिर्फ उसके ऊपर अपना ब्रांड लगाया, बड़ी कंपनी ने वो ब्रांड का मार्केटिंग किया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है, बड़ी कंपनी ने ये किया। मान लो सिप्ला को अगर कोई दवाई लॉन्च करनी होती है, अगर सिप्ला खुद का ही सब कुछ डालेगी, खुद का प्लांट डालेगी, खुद का रिसर्च यूनिट डालेगी, तो हो सकता है कि उनको और भी करोड़ों रुपए का खर्च करना पड़े, उनको और भी कैपेक्स करना पड़े या अपना एक अलग ही डिपार्टमेंट खोलना पड़े। तो काफी बार बड़ी कंपनीज ये चक्कर में नहीं पड़ती है। आगे जाके आपको और समझ में आएगा कि क्यों ये चक्कर में नहीं पड़ती है। तो ये पूरी जो डील होगी कि जहां पर क्वालिटी के प्लांट में ये दवाई बनी है, क्वालिटी ने रिसर्च किया है, सिर्फ बड़ी कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसको कहते हैं आउट लाइसेंसिंग। ओके, क्वालिटी फार्मा के लिए आउट लाइसेंसिंग हो गया और बड़ी कंपनी के लिए इन लाइसेंसिंग हो गया। मतलब आउट लाइसेंसिंग मतलब क्वालिटी ने लाइसेंस दिया है किसी को कि भाई आप ये दवाई बेचो, दवाई हमने बनाई है, हमारे प्लांट में बनी है, पर आप इसको बेचो, हम आपको परमिशन देते हैं, हम आपको लाइसेंस देते हैं। तो ये इस तरीके से आउट लाइसेंसिंग इसको बोलते हैं। अब इससे क्वालिटी को क्या फायदा होता है? क्वालिटी को ये फायदा होता है कि क्वालिटी के पास खुद की मार्केटिंग टीम नहीं है, क्वालिटी को अपनी सेल्स टीम नहीं है, क्वालिटी के पास वो मेडिकल स्टोर का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, उसको ना तो प्रमोशन का खर्चा करना पड़ेगा, क्वालिटी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिसर्च करना है, दवाइयां बनानी है, राइट। और वो क्वालिटी इंडिया में बैठे बैठे ही पूरी दुनिया के देशों में अपनी दवाई को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो इस ये मॉडल से इनको ये फायदा हुआ। इससे क्या होता है कि उनको बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिलता है, एक अपफ्रंट फीस मिल जाती है दवाई को मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करने के लिए, और उसके बाद जितनी दवाई बिकती जाती है उसके ऊपर उनको रॉयल्टी मिलती है, कमीशन मिलता है। तो अभी सवाल आता है कि दूसरी कंपनी को क्या फायदा होगा? तो इसका जवाब ये कि दूसरी कंपनी को साल दर साल रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, कई सालों का रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, उनको रेडी बनी बनाई दवाई मिल जाएगी, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मैंने मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, उसको सिर्फ वो दवाई को लोगों तक पहुंचाना है। क्वालिटी फार्मा के साइंटिस्ट जो होते हैं वो कई साल मेहनत करते हैं और जेनेरिक डोजियर तैयार करते हैं। एक चीज समझाता हूं, 20 साल का पेटेंट चल रहा है। जब किसी कंपनी ने, इनोवेटर कंपनी ने जब कोई नई बीमारी की दवाई खोजी, उसके बाद उन्होंने पेटेंट फाइल किया, टिक 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 20 साल का एक टाइमर चालू हो गया। जब 20 साल खत्म होने वाले होंगे ना, कुछ 2-3 साल बचे होंगे, 20 साल खत्म होने में 2-3 साल जब बचे होंगे ना, तब क्वालिटी जैसी कंपनी क्या करेगी, वो चेक करेगी कि अच्छा हाँ ये दवाई 3 साल बाद उसका पेटेंट खत्म हो जाएगा, तो चलो हाँ इसके ऊपर, इसकी जेनेरिक के ऊपर मेहनत करते हैं, ठीक है। तब जाके वो, जब दवाई की पेटेंट खत्म होने में 3 साल का टाइम बचा होगा, तब क्वालिटी के साइंटिस्ट जो है वो दवाई के ऊपर काम करेंगे, दवाई के ऊपर रिसर्च करेंगे, और करीबन जब उसका पेटेंट 3 साल बाद खत्म हो जाएगा, तब क्वालिटी के पास एक जेनेरिक दवाई उसकी तैयार होगी जो तुरंत वो सेल करना चालू कर दे। तो ये जो डोजियर है जिसमें जेनेरिक कैसे बनाए वो पूरा लिखा होता है, ये डोजियर इसके साइंटिस्ट बनाते हैं क्वालिटी फार्मा के, ठीक है। एक डोजियर बनाने में लाखों रुपए का खर्चा लगता है और कई सालों का टाइम लग जाता है। तो कोई भी एक कंपनी होती है ना, बड़ी कंपनी, अफ्रीका की कंपनी, यूएस की कंपनी, उनको अपने देश में दवाई बेचनी है, तो अगर उनको ये दवाई बेचनी है और वो भी ये रिसर्च में टाइम लगाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा पैसा भी लग जाएगा। तो वो ज्यादातर करके क्या करते हैं, ज्यादातर करके ऐसी देश की कंपनियां क्या करती है कि ये रेडीमेड डोजियर कौन सेल कर रहा है वो ढूंढती है। क्वालिटी फार्मा के वास्ते से कई सारे डोजियर पड़े होते हैं कि एक डोजियर होता है मान लो कि डायबिटीज की दवाई का, एक डोजियर होता है मान लो कैंसर के कोई ट्रीटमेंट का, तो ऐसे डोजियर पड़े होते हैं, राइट। तो बाहर के देश की कंपनी को मान लो कि अपने देश में डायबिटीज की दवाई सेल करनी है, तो वो क्या करती है कि क्वालिटी फार्मा जैसी कंपनी के पास आएगी और उनका डोजियर मतलब प्रोसेस समझ लो, डोजियर मतलब वो बड़ा वाला फाइल, वो डोजियर का लाइसेंस ले लेगी और फिर वो अपने देश में दवाई बना के बेचना चालू कर देगी, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर क्वालिटी फार्मा का मेन बिजनेस मॉडल ये है, डोजियर को बनाना, ये इसका मेन बिजनेस मॉडल है, ठीक है। फिर वो डोजियर बना के फिर आउट लाइसेंसिंग करना। क्वालिटी फार्मा वो विदेशी कंपनी को बोलेगी कि आप अपना वक्त और रुपया जो है वो R&D में खराब मत करो, हमारे पास इस इंजेक्शन का, आपको जो इंजेक्शन चाहिए उसका डोजियर रेडी पड़ा है, ओके, आप सिर्फ इसका लाइसेंस हमसे ले लो, ठीक है, अपने देश की गवर्नमेंट से इसका अप्रूवल ले लो और उसके बाद आप एक लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट कर लो, दवाई भी हम अपने इंडिया वाले प्लांट में बना देंगे और फिर आपको जो भी देश में चाहिए, अफ्रीका में चाहिए, यूएस में चाहिए, हम आपको सप्लाई कर देंगे। इस तरीके का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बाहर की कंपनी के पास, जिसके पास मेडिकल स्टोर का नेटवर्क है पूरा, जिनके पास वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पर उनके पास डोजियर नहीं है, क्योंकि डोजियर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक डोजियर रेडी करने के लिए 20-25 साल का टाइम लग जाता है, आप समझो ध्यान से। तो एक डोजियर रेडी होना, डोजियर प्रिपेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कंपनी जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसका एक ही काम है डोजियर को ढूंढना। तो इस तरीके की डील होती है क्वालिटी फार्मा से। तो क्वालिटी फार्मा एवरी ईयर नए नए डोजियर फाइल करती रहती है कि मान लो अफ्रीका के लिए इतने डोजियर फाइल किए, अगर डोजियर अप्रूव हो गए तो वो अफ्रीका में वो दवाई सेल करने के राइट्स क्वालिटी फार्मा को मिल जाएंगे। मान लो कि मेक्सिको में कर दिए या यूरोप के कोई कंट्री में कर दिए। तो अगर क्वालिटी का पूरा फ्लो देखे क्वालिटी फार्मा का, तो कितने साल में
कितने डोजियर ये इन्होंने फाइल करे हैं, तो ये पूरा ग्राफ है। एवरी ईयर ये ज्यादा से ज्यादा डोजियर फाइल करती जा रही है, और जितने ज्यादा डोजियर फाइल होंगे उतने ही ज्यादा अप्रूवल्स मिलेंगे अलग अलग देश में वो दवाई को सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिविटी है। ये पूरी प्रोसेस समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज तो हम क्वालिटी समझ रहे हैं, कल जाके हो सकता है कि कोई और XYZ फार्मा कंपनी को स्टडी करे, पर सभी के पीछे का प्रोसेस जो है वो सिमिलर रहेगा। इसीलिए हम अभी जो समझ रहे हैं ना लेक्चर के फर्स्ट हाफ में, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोसेस बैकएंड में प्रोसेस कैसे होता है। पहला हाफ खत्म होता है थियरी का, अभी सेकेंड हाफ पर चलते हैं। सेकेंड हाफ में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी आज जो 500 करोड़ पे खड़ी है वो 1000 करोड़ पर कैसे पहुंचेगी, और आज 24% जो EBITDA है वो 30% के EBITDA कैसे अचीव कर पाएगी। प्रमोटर ने डिटेल में जो एक्सप्लेन किया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी को अपने सभी प्रोडक्ट सेगमेंट को ग्रो करना पड़ेगा और ये टारगेट अचीव करना पड़ेगा, तो कैसे होगा वो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा ऑन्कोलॉजी का, मतलब कैंसर की दवाइयों का। कैंसर की दवाई जो है, आज कैंसर की दवाई जो 2026 में जो 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, उसमें करीबन 100 करोड़ का रेवेन्यू जो कैंसर की दवाइयों से आया है, मतलब करीबन 20% रेवेन्यू आज कैंसर की दवाइयों से आया है। कैंसर की दवाइयों का जो इबिडा मार्जिन होता है वो ज्यादा होता है, महंगी होती है, मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, करीबन 32% इबिडा मार्जिन होता है कैंसर की दवाइयों में। आज कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 20% कैंसर की दवाइयों से आता है। 2027 में करीबन 150 करोड़ रुपए कैंसर की दवाई से आएंगे। फिर 2029 में जब 1000 करोड़ का रेवेन्यू टच होगा तब करीबन 300 करोड़ रुपए जो है वो कैंसर की दवाइयों से आएंगे, मतलब करीबन 30%, 1000 का 30%, करीबन 300 करोड़ रुपए कैंसर की दवाई सेल करने से आएंगे। आज 20% आ रहे हैं, आगे जाके 30% आएंगे, तो यहां पर जो 10% का जंप होगा वो 10% के रेवेन्यू जंप पे मुझे हायर मार्जिन मिल रहे हैं 32% के। ये पोर्शन में वही ढूंढ रहे हैं, ये लेक्चर के सेकंड हाफ में वही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि 1000 करोड़ कैसे अचीव होंगे और मार्जिन कैसे बढ़ेगा। सिंपल, कंपनी के पास अभी 5 यूनिट है, 5 प्रोडक्शन प्लांट है, 5 यूनिट है। एक जनरल यूनिट है, यूनिट नंबर 1, यूनिट 2 बेटा लेक्टम, जहां पर एंटीबायोटिक्स की दवाइयां बनती है, यहां पर जनरल दवाइयां बनती है, पेन रिलीफ की, फीवर की। थर्ड यूनिट जो है प्लांट, वहां पर कैंसर की दवाइयां बनती है। फोर्थ यूनिट जो है वहां पर भी एंटीबायोटिक्स बनती है। ये दोनों एंटीबायोटिक्स अलग अलग कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स है, अलग अलग डिजीज में काम आते हैं, पर ये दोनों एंटीबायोटिक्स कैटेगरी ही है। यूनिट नंबर 5 बायोलॉजिक्स, इसको समझेंगे कि बायोलॉजिक्स क्या होता है, और ये इनका मेन हेड ऑफिस है। तो ये इनके 5 प्लांट है। ठीक है, अभी समझते हैं कि कौन से प्लांट से कितना % रेवेन्यू आता है, तो समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट नंबर 1 जहां से 60% रेवेन्यू आता है, प्लांट नंबर 1 जहां से मेजर रेवेन्यू आता है वो है जनरल कैटेगरी का प्लांट, मतलब यहां पर जनरल दवाइयां बनती है, पेन रिलीफ की, फीवर की। मतलब फिर भी आप समझो, मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में जब आपको मैंने पोर्शन बताया था कि कितना % रेवेन्यू इंजेक्शन से आता है, कितना % रेवेन्यू टेबलेट से आता है, तब मैंने आपको बताया था कि ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी बीमारियों से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो करीबन 60% रेवेन्यू जो है वो जनरल चीजों से आ रहा है। जनरल चीजें मतलब क्या, जनरल लिक्विड और ड्राई इंजेक्टेबल्स, ये जनरल दवाइयां हो गई। उसके बाद यूनिट नंबर 3 ऑन्कोलॉजी, करीबन 26% रेवेन्यू आ रहा है, ये हाई मार्जिन सेगमेंट है। और यूनिट 2 एंटीबायोटिक्स, यूनिट 4 एंटीबायोटिक्स, यहां से कंपेरेटिवली कम आ रहा है। तो यहां पर भी अगर वो ग्रो करेंगे तो एंटीबायोटिक्स में भी ज्यादा मार्जिन होता है, यहां पर भी मार्जिन का स्कोप है। ऑन्कोलॉजी में भी मार्जिन का स्कोप है। तो स्कोप कहां है, अभी मेजर रेवेन्यू जिस प्लांट से आ रहा है वहां पर उतने बड़े मार्जिन नहीं है। तो मार्जिन बढ़ने का स्कोप क्यों है, क्योंकि जहां जहां से माइनर रेवेन्यू आ रहे हैं ना, ये सभी जगह पर एक्सपांशन और सभी जगह से ज्यादा रेवेन्यू की उम्मीद है, और ये ज्यादा रेवेन्यू बड़े मार्जिन लेके आएगा, इसीलिए कंबाइंड कंपनी का मार्जिन 30% तक पहुंच जाएगा। यूनिट 5 जो है बायोलॉजिक्स, वहां से अभी फिलहाल रेवेन्यू नहीं आ रहा है, धीरे धीरे करके कुछ साल में यहां से रेवेन्यू आना चालू होगा। यहां पर अभी रिसर्च के प्रोसेस चल रहे हैं, ये इसका कमर्शियलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, कुछ साल बाद इसका कमर्शियल लॉन्च होगा। 2029 में इसका कमर्शियल लॉन्च होगा, मतलब कुछ साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे। कंपनी के पास 5 प्लांट है। यूनिट नंबर 6 छठे प्लांट का कैपेक्स ऑलरेडी खत्म होने को है, और ये जो है ये साल में चालू हो जाएगा। छठा प्लांट ये साल में चालू हो जाएगा। नवंबर से पहले उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अप्रूवल लेना पड़ता है दवाई बनाने के लिए, उसका अप्रूवल मिल जाएगा और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। नवंबर से इसका प्लांट का
वो कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा। 1000 करोड़ का जो टारगेट है 2029 में, उसके अंदर यूनिट 6 का इनकम इंक्लूड नहीं किया है। इसके ऊपर फोकस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यूनिट 6 का इनकम उन्होंने जोड़ा नहीं है। यूनिट 5 से यहां हमने देखा था यूनिट 6 का इनकम उन्होंने जोड़ा नहीं है। यूनिट 5 से इनकम 3 साल बाद आएगा। तो कंपनी के पास 4 ही यूनिट है, 1 2 3 4। ये 4 प्लांट का मिला के आज 500 करोड़ है। ये 4 प्लांट का मिला के ही 3 साल बाद 1000 करोड़ होगा। तो अच्छी बात यह है कि इसके अलावा भी जो छठा प्लांट है, वो छठा प्लांट इसी साल में चालू हो जाएगा और वो भी आने वाले साल में रेवेन्यू जनरेट करना चालू कर देगा, जो कंपनी ने अपने 1000 करोड़ के टारगेट में जोड़ा नहीं है। कंपनी ने ये बोला है कि मान लो कि ये जो 4 प्लांट है जिससे एग्जिस्टिंग रेवेन्यू आ रहा है, वो प्लांट में अगर कोई ऊपर नीचे हो गया, किसी कंपनी का ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो बैकअप के लिए हमारे पास ये प्लांट है जिसका रेवेन्यू हमने 1000 करोड़ के टारगेट में ऐड ही नहीं किया है। तो ये जो 1000 करोड़ का टारगेट हमें ये पता लगाना है कि कितना अचीवेबल है। तो उसमें एक पॉजिटिविटी ये है कि उसमें एडिशनल रेवेन्यू नजर आ रहा है हमें कि ये प्लांट का रेवेन्यू तो ऐड ही नहीं हुआ था, तो ये प्लांट से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो एडिशनल होगा। और ये प्लांट से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? तो करीबन ये प्लांट में 2 तरीके की दवाइयां बनेगी, एक हार्मोन्स की दवाइयां बनेगी और एक बायोलॉजिक्स की दवाइयां बनेगी। हार्मोन्स और बायोलॉजिक्स क्या होते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। पर ये दोनों दवाइयों से करीबन 3 साल बाद ये दवाइयों से करीबन 150 करोड़ और ये बायोलॉजिक्स की दवाई से करीबन 100 करोड़ रुपए आएंगे। प्लांट 6 की बात चल रही है। तो प्लांट 6 से 2029 में अगर मैं ये नंबर भी पकड़ूं तो भी करीबन 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। 1000 करोड़ अगर प्लांट 1 2 3 4 से आएंगे तो प्लांट 6 से 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने की उम्मीद है। तो ये जो 200 करोड़ है, कंपनी ने ऐसा नहीं बोला कि मैं 1200 करोड़ का टारगेट लेकर चल रही हूँ। कंपनी ने सेफ साइड में 1000 करोड़ बोला है। ज्यादा हो जाएगा तो अच्छी बात ही है। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे मैंने पहले बताया था, पहले ये समझते हैं कि बायोलॉजिक्स और हार्मोन्स क्या होते हैं। समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब समझोगे ना तब जाके अगर ये कीवर्ड आगे जाके कोई भी फार्मा कंपनी के स्टडी में आए तो आपको पता रहना चाहिए। तो ये समझते हैं कि बायोलॉजिक्स और हार्मोन्स क्या होते हैं। बायोलॉजिक्स ये होता है कि अभी तक हम जो नॉर्मल दवाइयां देखते थे जैसे पैरासिटामोल, वो दवाइयां केमिकल्स को आपस में मिक्स करने पर बनी थी। मतलब क्रूड ऑयल से मैंने बेंजीन बनाया, क्रूड ऑयल से मैंने फिनोल बनाया, फिनोल को प्रोसेस करते करते मैंने एंड फॉर्म में पैरासिटामोल बनाया। तो बेसिकली क्या है? केमिकल, क्रूड ऑयल। तो इसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जहां पर मैं केमिकल्स को ही मिक्स करके एक दवाई बनाता हूं तो उसको स्मॉल मॉलिक्यूल बोलते हैं। बायोलॉजिक्स जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। बायोलॉजिक्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स के सेल्स और डीएनए को यूज करके बनाया जाता है। जब कोविड आया था ना, कोविड के बाद कोविड की जो दवाइयां होती थी उसमें बायोलॉजिक्स भी होते थे, राइट? बायोलॉजिक्स की दवाइयां भी होती थी। फॉर एग्जांपल, हमें जो बॉडी के अंदर हमने जो वैक्सीन ली है ना, वो एक बायोलॉजिक्स है। तो वो वैक्सीन के अंदर केमिकल्स नहीं है, वैक्सीन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। वैक्सीन के अंदर जो दवाई है वो अपने ह्यूमन सेल्स, एनिमल सेल्स के ऊपर रिसर्च करके बनाई गई है। तो इसके अंदर क्रूड ऑयल से बनने वाले केमिकल्स नहीं है, इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा सेल्स है इसके अंदर। तो ये बायोलॉजिक्स कहा जाता है। ये पूरी दवाई की अपनी कैटेगरी है। ये ऐसी बीमारियों के लिए बनती है जहां पर नॉर्मल केमिकल टेबलेट्स जो होती है वो फेल हो जाती है। जैसे कैंसर। कैंसर के अंदर क्या होता है? कैंसर कैसे होता है अपने बॉडी के अंदर? कैंसर के अंदर अपनी बॉडी के अंदर जहां पर कैंसर के सेल्स कोई भी पार्ट में बॉडी के अंदर जब आ जाता है ना, तो वो अपनी बॉडी के अच्छे सेल्स को मारना चालू कर देते हैं। तो अपनी बॉडी के ही कुछ सेल्स विलन बन जाते हैं और अच्छे सेल्स को मारना चालू कर देते हैं और वो कैंसर की बीमारियां कहलाई जाती है। ठीक है? तो यहां पर नॉर्मल दवाइयां काफी बार काम नहीं करेगी, तो तब बायोलॉजिक्स दवाइयां यूज होती है। ठीक है? जो लिविंग सेल से बनती है, जिसके अंदर केमिकल्स यूज नहीं होते। तो अभी के लिए इतना समझना ही जरूरी है। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि बायोलॉजिक्स शब्द का जहां पर यूज हो तो वो कौन सी बीमारियों के लिए मेनली यूज होगी और वो स्पेशल क्यों है, इसलिए महंगी होगी, ज्यादा मार्जिन होंगे। दूसरी दवाई की कैटेगरी हार्मोन्स। हार्मोन्स आप बहुत बार बातें करते होंगे, राइट? हमारे बॉडी के हार्मोन्स की बातें होती होगी। हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो नेचुरल केमिकल्स होते हैं बॉडी के, राइट? वो अपने आप बॉडी के फंक्शंस को ऑपरेट करते रहते हैं। जैसे ग्रोथ होना, राइट? बच्चा जब पैदा होता है तो धीरे धीरे करके उसकी हाइट बढ़ती है। मान लो कि किसी बच्चे में ग्रोथ डिसऑर्डर है, मान लो किसी बच्चे के ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो पैदा नहीं हो रहे, ग्रोथ हार्मोन्स पैदा नहीं हो रहे, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ग्रोथ कहीं ना कहीं उसका रुक जाएगा। तो ऐसे टाइम पे बच्चे को बाहर से ऐसे हार्मोन्स देने पड़ेंगे जिससे उसकी बॉडी जो नेचुरली हार्मोन्स बना नहीं पा रही है ना, वो बाहर से देने पड़ेंगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया ग्रोथ डिसऑर्डर का, पर ऐसी कई सारी
सारी चीजें होती है कि जहां पर अपनी बॉडी, जिसको आइडियली वो हार्मोन्स खुद से ही बनाने थे पर वो नहीं बना पा रही है नेचुरली, तो ऐसे केस में बाहर से उसको दवाई के रूप में वो हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो ये हार्मोन्स की पूरी कैटेगरी हो गई। तो यूनिट 6 में हार्मोन्स की दवाई भी बनेगी और यूनिट 6 में बायोलॉजिक्स की दवाई भी बनेगी। ये साल के अंत तक ये चालू हो जाएगा। अब जब 1000 करोड़ का टारगेट है तो कैपेक्स तो करना पड़ेगा, ऐसे ही तो 1000 करोड़ नहीं आएंगे ना। तो मेन ये चेक करते हैं कि अगले साल 2027 में और 2028 में कंपनी का कैपेक्स कितना रहेगा, कैपेक्स का प्लान क्या है। तो कंपनी के पास 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट यूनिट 6 हार्मोन्स का और बायोलॉजिक्स का जो ये साल चालू होगा। ऑन्कोलॉजी वाला जो उनका प्लांट है, एक प्लांट आपने कुछ स्लाइड्स पहले देखा था कि पूरा ऑन्कोलॉजी का ही एक प्लांट था जहां पर कैंसर की दवाइयां बनती थी, तो वो प्लांट को भी वो बढ़ाकर एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बाद यूनिट 6 में भी बायोलॉजिक्स का जो काम करे उसके क्लिनिकल ट्रायल्स चालू करना है, एनिमल ट्रायल्स और ह्यूमन ट्रायल्स चालू करना है। तो बायोसिमिलर का काम है, उसमें भी एक्सपांशन करना है और बाकी कंपनी के खुद R&D प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये 4 प्रोजेक्ट कंपनी के हैं, तो वहां पर कैपेक्स लगेगा, पैसा लगेगा। टोटल 260 टू 270 करोड़ का प्लान है आने वाले 2 साल में। इसमें 46 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी पिछले साल हो चुका है। 2027 में करीबन 90 करोड़ खर्चा होगा और 2028 में बाकी का खर्चा होगा। ये सब मिला के करीबन कैपेक्स पूरा हो जाएगा। मतलब आने वाले एवरी ईयर कैपेक्स होने वाला है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि एक्सपांशन है। हमें तो ये पता लगाना है कि 1000 करोड़ कैसे पहुंचेगा। अगर कोई कंपनी बोलती है कि 1000 करोड़ बिना कैपेक्स के पहुंचेगा, तो भी एक सवाल उठाना चाहिए कि बिना कैपेक्स के कैसे पहुंचेगा। यहां पर सीन ऐसा नहीं, यहां पर सीन ऐसा है कि कैपेक्स करेंगे तो कितना करेंगे वो समझना जरूरी है। अभी क्वालिटी का 2026 में कंट्री वाइज किस तरीके से रेवेन्यू सेगमेंट है ये देखना बहुत जरूरी है, ताकि ये पता चले कि कौन से कंट्री में अभी वो एंट्री नहीं है उसकी, तो वहां पर अगर वो एंट्री करेगा तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो लैटिन अमेरिका मतलब कौन से देश, मेक्सिको, कोलंबिया, यूएस के सदर्न पार्ट वाले एरिया में जो लैटिन अमेरिका कहलाया जाता है, जहां पर मेक्सिको है, कोलंबिया है, ऐसे देशों में ये देश जो है ना वो उतने भी यूएस जितने डेवलप नेशंस नहीं है, राइट। तो उनसे हमें बहुत बड़ा काम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा 30% रेवेन्यू क्वालिटी का यहाँ से आता है। ब्राजील जैसे देश हो गए, पेरू जैसे देश हो गए, ये बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरा बड़ा मार्केट है जीसीसी मार्केट। जीसीसी मतलब गल्फ, जी मतलब गल्फ सेगमेंट, गल्फ कंट्रीज, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, यहाँ से करीबन 25% रेवेन्यू आता है। मेना रीजन, मेना मतलब मिडल ईस्ट मतलब इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ये देश जहां पर पैसा फंसा हुआ है, जो आ जाएगा धीरे धीरे करके जून जुलाई तक, जिसके बारे में प्रमोटर ने बात करी है। यहाँ से करीबन 20% रेवेन्यू आ रहा है। तो आप ये सब रेवेन्यू ही मिला दो। इससे पहले करीबन 30% रेवेन्यू मेक्सिको साइड से आ रहा था, 25% गल्फ से आ रहा है, यूएई सऊदी अरेबिया से, 20% रेवेन्यू इजिप्ट अल्जीरिया से आ रहा है। तो ये सब मिला के अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से आ जाता है। तो ये कंट्री पे ज्यादा डिपेंडेंसी है। ठीक है, 10 से 15% रेवेन्यू साउथ ईस्ट एशिया के देशों से आ रहा है, वियतनाम, फिलीपाइंस, थाईलैंड, यहाँ से आ रहा है। इंडिया से सिर्फ 5% ही आ रहा है। तो पहला स्कोप अगले 3 साल में ये है कि इंडिया में भी ग्रोथ हो सकती है। दूसरी बात ये है, अगर ओवरऑल एनालिसिस करें, इंडिया की डोमेस्टिक कंडीशन कंपनी को बिल्कुल कुछ नुकसान नहीं करेगी। कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू बाहर से आ रहा है। पर हाँ, मान लो कल जाके मेक्सिको में कहीं पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, वहां पर कुछ चीजें डिसरप्ट हो गई, तो वहां से 30% रेवेन्यू आ रहा है। मान लो गल्फ कंट्रीज में कोई बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, अभी मान लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो इश्यू चल रहा है, मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम, तो जो सी रूट में प्रॉब्लम हो गया, मान लो कि कंपनी के शिपमेंट यहाँ से जो डिलीवर होते हैं वहां पर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब चीज बहुत समझना जरूरी है कि कहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है, क्या चीजें क्या दिक्कत हो सकती है। टोटल 100% रेवेन्यू 70 से ज्यादा कंट्रीज में आ रहा है। प्योर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल है, 95% बाहर से ही आता है। मेन बात, अभी कंपनी क्या कर रही है, सभी जगह पर आपने कहीं पर यूरोपियन कंट्री का नाम नहीं देखा है, आपने कहीं पर नॉर्थ अमेरिका के कोई भी देश का नाम नहीं देखा है। अभी कंपनी क्या कर रही है कि यूरोप के देशों में एंटर करने की ट्राई कर रही है। कंपनी को एंटर करना मतलब क्या, कंपनी को अपने डोजियर को लेके वहां की गवर्नमेंट को देना है, अप्रूवल्स लेना है और फिर वहां पर अपनी दवाइयां सेल कर सकते हैं। तो कंपनी ने हाल ही में यूरोप के कुछ देशों में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, उनको मिल भी चुके हैं। 2027 के अंत तक 7 या 8 नए रेगुलेटेड मार्केट, इसको रेगुलेटेड मार्केट बोलते हैं। रेगुलेटेड मार्केट मतलब यूरोपियन कंट्रीज, यूएस कंट्रीज। अनरेगुलेटेड या सेमी रेगुलेटेड मार्केट मतलब अफ्रीकन कंट्रीज की, जहां पर अप्रूवल इजीली मिल जाते हैं। वो कंट्रीज आपके दवाई बनाने की प्रोसेस या प्लांट को बहुत बहुत स्ट्रिक्टली चेक नहीं करते हैं। स्ट्रिक्टली चेक नहीं करते मतलब चेक करते हैं, पर यूरोप के, यूएस की कंपनीज के रेगुलेशंस बहुत ही टाइट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि उनको अगर आपकी दवाई बनाने की प्रोसेस जरा भी पसंद नहीं आई तो आपको काम देना बंद कर देंगे। अफ्रीकन कंट्रीज, सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स में, अनरेगुलेटेड मार्केट्स में ये सब दिक्कतें नहीं होती है, वहां से काम भी इजीली मिल जाता है। पर मार्जिन रेगुलेटेड मार्केट में बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं यूरोप के देशों में दवाइयां बेच रहा हूँ, यूएस में दवाइयां बेच रहा हूँ, तो वहां से 40% के EBITDA मार्जिन मिल सकते हैं। तो कंपनी ने, हमें वो पता लगाना है राइट कि 24% के करंट
करंट मार्जिन से 30% के मार्जिन तक कैसे पहुंचा जाएगा? तो हम सब उसके ही जवाब ढूंढ रहे हैं, डॉट्स को कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो 40% का मार्जिन ऐसी जगह से मिलेगा यूरोपियन कंट्री से जहां पर अप्रूवल मिल चुका है, तो आने वाले टाइम में वहां पर भी दवाइयां सेल होगी और वहां से ज्यादा मार्जिन मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न को लास्ट में देख लेते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक तरीके से मेंटेन्ड है। FIDI रिसेंटली इंटरेस्टेड है, FI रिसेंटली स्टेक बढ़ाया हुआ है, DI ने थोड़ा स्टेक बढ़ाया हुआ है। पब्लिक होल्डिंग कम हुआ है, बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा नहीं है, 10,000 ही है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो ये भी एक पॉजिटिव बातें हैं और वो भी मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अचानक से बहुत ही बढ़ गए, तो ये सब पॉजिटिव बातें हैं। से लेक्चर को एक फटाक से समरी ले लेते हैं। क्वालिटी फार्मा जो है वो सिंपल टेबलेट की रेस में नहीं है, वो इंजेक्शंस, ऑन्कोलॉजी ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट में दवाइयां बना रही है जहां पर एंट्री बैरियर हाई है। कोई भी एरी कैरी कंपनी इसके प्लांट लगाकर, इसकी परमिशन लेकर इसके डोजियर नहीं बना पाएगी, इसकी दवाइयां नहीं बना पाएगी, इसीलिए इसके मार्जिन बेटर होते हैं, इसके मार्जिन प्रोफाइल अच्छी है, मार्जिन आने वाले सालों में भी बेटर होंगे, तो ये एक पॉजिटिव टिक मार्क है। ऑन्कोलॉजी की जो स्टोरी है, ऑन्कोलॉजी जो है ये क्वालिटी के आने वाले सालों का हीरो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इबिडा मार्जिन 32% के हैं और आने वाले टाइम में रेवेन्यू भी यहाँ से बढ़ेगा। आज 20% रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू का ऑन्कोलॉजी से आता है, 3 साल बाद 30% रेवेन्यू आएगा। हो सकता है उन्हें आने वाले सालों में और ज्यादा रेवेन्यू पोर्शन बढ़ जाए। तो 1000 करोड़ के टारगेट में कंपनी ने ऑन्कोलॉजी को बहुत अच्छे से बोला है। उसके अलावा 1000 करोड़ में करीबन यूनिट 6 के हार्मोन्स और बायोलॉजिक्स से आने वाला करीबन 200-250 करोड़ का रेवेन्यू तो जोड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो 1000 करोड़ कंफर्टेबली अचीव हो जाएंगे ऐसा प्रमोटर का कहना है, क्योंकि कुछ रेवेन्यू तो उन्होंने ऐड ही नहीं करा है। कहानी का विलन कौन है? कहानी का विलन है कैश फ्लो। प्रॉफिट आ रहा है पर कैश नहीं आ रहा है, कैश क्लाइंट के पास कहीं ना कहीं फंस जा रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू कैसे अचीव करेगी, उसके लिए तो ग्रोथ प्लान है। क्या ये ग्रोथ जो है ये कैश में कन्वर्ट होगा, ये समझना, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर रिसीवेबल्स नॉर्मल नहीं हुए, ऐसे ही बढ़ते रहे, माइनस में ऐसे ही बढ़ते रहे ना कहीं, तो कंपनी के वर्किंग कैपिटल पे प्रेशर आ जाएगा, कंपनी को अच्छे इन्वेस्टर्स अपने लिस्ट से बाहर फेंक देंगे। पर अगर रिसीवेबल्स नॉर्मल हो गए, मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पैसा आना चालू हो गया जो कंपनी ने बोला है, तो ये एक सुपर ग्रोथ कंपनी बन जाएगी और आने वाले टाइम में हमें जो भी कंपनी ने प्लान्ड बोला है वो भी होगा और इससे और ज्यादा ग्रोथ होने की संभावनाएं मौजूद है।